गर्मी में गरीब फैमिली का पहाड़ों में ठंडा घर। झुलसती गर्मी, तपती धूप, सूखा पड़ा हुआ गांव, पेड़ों की छाया भी जैसे गायब हो गई हो। एक गरीब परिवार, रामू, उसकी पत्नी गीता, माँ दादी और 2 बच्चे प्यास और गर्मी से परेशान हैं। अम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पानी भी ठंडा नहीं मिल रहा। हाँ अम्मा, ये मिट्टी की झोपड़ी भी आग जैसी लग रही है। अरे बस करो बच्चों, सब्र करो। मैं अभी कुएं से पानी लाती हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ भी सूखा होगा या नहीं। बेटा रामू, ये गर्मी तो जैसे जान ही ले लेगी। ना हवा ना पानी, ऊपर से छप्पर का घर, जैसे अंगारों पर बैठे हैं। अम्मा, क्या करें, मेहनत मजदूरी भी बंद हो गई है। शहर में काम है पर वहां भी इतनी गर्मी है कि जान निकल जाए। पापा, अगर पहाड़ों में रहते तो कितना अच्छा होता, वहाँ ठंडी हवा चलती होगी। सच कहते हैं बच्चे, काश हमें भी पहाड़ों में कोई ठंडी जगह मिल जाती। अरे ये सिर्फ ख्वाब है गीता। हमारे जैसे गरीबों को ठंडी हवाएं नहीं मिलती, हमें तो बस पसीना और भूख मिलती है। लेकिन बेटा, भगवान भी तो कभी कभी गरीबों की सुन लेता है। मैं कल जंगल की ओर जाऊंगी, शायद कोई ठंडी जगह मिले या कोई रास्ता भगवान दिखा दे। अगले दिन सुबह गीता अकेली जंगल की ओर निकलती है। सूरज आग उगल रहा है, लेकिन पेड़ों की छांव में थोड़ा सुकून है। गीता टोकरी लिए जड़ी बूटियां और लकड़ियां बटोरते बटोरते जंगल के भीतर गहराई में पहुंच जाती है। तभी उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। अरे ये कैसी ठंडी हवा, यहाँ तो और गर्मी होनी चाहिए थी। वो आगे बढ़ती है। सामने पहाड़ के बीच से एक पतली धारा बहती दिखती है। धारा के पास काई और हरी घास जमी हुई है, जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अलग जगह है, जैसे स्वर्ग का टुकड़ा हो। गीता पानी छूकर देखती है। वाह, कितना ठंडा पानी है, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। गीता आगे बढ़ती है और अचानक उसे पहाड़ में एक गुफा जैसी जगह दिखती है। गुफा के अंदर से ठंडी हवा निकल रही है। ये तो घर बनाने की जगह है। ऊपर से झरना, नीचे से ठंडा पानी, चारों तरफ पेड़। अगर हम यहाँ रहें तो गर्मी कभी पास नहीं आएगी। वो चारों ओर घूमकर देखती है। चट्टानों पर काई जमी है, धूप भी अंदर तक नहीं आती। गुफा इतनी बड़ी है कि एक पूरा परिवार रह सकता है। हाँ, यही हमारा नया घर बनेगा। गरीब सही, लेकिन ठंडे महल में रहेंगे। वो वापस गांव जाने के लिए मुड़ती है, चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक लिए। शाम का झोपड़ी फिर से तप रही है। बच्चे रो रहे हैं, दादी पंखा झल रही हैं और रामू थका हारा आंगन में बैठा है। तभी गीता उत्साहित होकर दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। अरे गीता, कहाँ चली गई थी सुबह से? हमें चिंता हो रही थी। हाँ बहू, इस गर्मी में अकेले जंगल जाना ठीक नहीं। अम्मा, मैंने आज कुछ ऐसा देखा है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या देखा अम्मा? आम का पेड़? उससे भी अच्छा, ठंडी हवा वाला पहाड़। वहां से झरना बह रहा है और गुफा जैसी बड़ी जगह है, बिल्कुल घर बनाने लायक। अरे गीता, तुम भी ना, कहाँ की गुफा, कहाँ का झरना, ये सब तुम्हें सपना लगा होगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। पानी छुआ था मैंने, बर्फ जैसा ठंडा और हवा इतनी सर्द कि गर्मी भूल जाए। बेटा रामू, हो सकता है बहू सच कह रही हो। क्यों ना जाकर देख आएं? वैसे भी यहाँ तो दम घुट रहा है। पापा चलो ना, हम भी देखेंगे झरना। हाँ पापा चलो, हमें ठंडा घर चाहिए। ठीक है, अगर सब कह रहे हो तो कल सुबह चलेंगे। लेकिन अगर वहां कुछ नहीं निकला तो गीता, तुम्हें मेरी डांट झेलनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानो, कल से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पूरे परिवार की आंखों में उम्मीद की चमक है। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद गर्मी से छुटकारा मिल सकेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा परिवार गीता के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। रामू के कंधे पर टोकरी, बच्चों के हाथ में छोटे मटके और दादी लाठी टेकते हुए चल रही हैं। गीता देख लेना, अगर तेरा बताया ठंडा घर नहीं मिला तो गांव लौटते ही तुम्हें खूब सुनाऊंगा।
सुना लेना, लेकिन यकीन मानो आज तुम खुद मुझे धन्यवाद दोगे। बेटा जरा धीरे चलो, ये पहाड़ी रास्ता मेरे बूढ़े पैरों के लिए आसान नहीं। अम्मा देखो देखो, पेड़ कितने बड़े हो रहे हैं और हवा भी ठंडी लग रही है। हाँ, अब तो जैसे पंखा अपने आप चल रहा है। सच में यहाँ तो हवा ही बदल गई, गांव की तरह जलन नहीं है। सब धीरे धीरे उस जगह पहुंचते हैं जहां गीता कल आई थी। सामने बहता झरना, हरी काई से ढकी चट्टानें और पहाड़ की गुफा। ठंडी हवा बहते ही सबके चेहरे चमक उठते हैं। अरे वाह गीता बेटी, तू तो सच कह रही थी, ये तो सचमुच भगवान का दिया खजाना है। झरना झरना, चलो नहाते हैं इसमें। अरे ये तो बर्फ जैसा ठंडा है, ऐसा पानी तो मैंने कभी नहीं देखा। देखा, यही बनेगा हमारा नया घर। ये पहाड़ ही हमें छांव देगा, ये झरना हमें पानी देगा, और ये ठंडी हवा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। हाँ गीता, अब मुझे तेरी बात पर विश्वास हो गया। ये जगह तो किसी महल से कम नहीं। तो अब हम यहीं रहेंगे ना बाबूजी? हाँ बिटिया, अब यही रहेगा हमारा घर, पहाड़ों के बीच, झरने के पास। पूरा परिवार ठंडी गुफा में बैठ जाता है। बच्चे झरने के पानी से खेलते हैं और दादी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। ये पल उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद लेकर आया है। अगली सुबह पहाड़ की गुफा के पास अब पूरा परिवार जुट चुका है। चारों तरफ हरियाली, बहता झरना और ठंडी हवा। रामू ने कुल्हाड़ी और औजार उठा लिए हैं। बच्चे पत्थर हटाने में मदद कर रहे हैं। दादी सबको हौसला दे रही हैं। चलो, आज से हमारा असली घर बनना शुरू। अब ये पहाड़ ही हमारी छत बनेगा। हाँ, हम सब मिलकर बनाएंगे ऐसा घर जो किसी राजा के महल से कम नहीं होगा। भगवान करे ये घर हमें हमेशा ठंडक और सुख दे। पापा, मैं भी मदद करूं? हाँ बेटा, ये छोटे छोटे पत्थर हटा दे। मैं भी पत्ते और टहनियाँ लाकर सजाऊंगी अम्मा। बहुत अच्छे, सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी घर बन जाएगा। धीरे धीरे पहाड़ के अंदर बड़ी जगह बनती जाती है। रामू और गीता चट्टानों को काटते हैं, बच्चे पानी भरकर लाते हैं। गुफा के अंदर अब बड़ा कमरा जैसा हिस्सा बन चुका है। लेकिन मजा आ रहा है। गर्मी से बचने के लिए इतनी मेहनत करना सही है। जब ठंडी हवा में आराम से सोएंगे तब ये पसीना भी अमृत लगेगा। बच्चे झरने के पानी में कूदते हैं। वाह, ये तो स्विमिंग पूल जैसा है। सही कहा तुमने। इस झरने के पानी को हम तालाब जैसा बना देंगे। नीचे बैठने की जगह भी बनाएंगे। हाँ, जब गर्मी लगेगी तो सब यहीं नहाएंगे और खेलेंगे। और मैं यहीं बैठकर बच्चों की मस्ती देखूंगी। दिन बीतते हैं। गुफा अब असली घर में बदलने लगती है। अंदर पत्थर की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और झरने के पास आंगन। गरीब परिवार ने पहाड़ काटकर अपनी ठंडी दुनिया बना ली है। कुछ दिनों बाद घर अब तैयार हो चुका है। पहाड़ों की ठंडी गुफा अब एक झोपड़ी से भी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक लग रही है। झरना पास से बह रहा है और उसकी आवाज किसी लोरी जैसी लग रही है। परिवार आज पहली बार इस घर में रात बिताने वाला है। माँ, ये ठंडी हवा कितनी प्यारी लग रही है। अब पसीना नहीं आ रहा। हाँ, और झरने की आवाज सुनो, जैसे कोई गाना गा रहा हो। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान ने हमारे लिए खास जगह बनाई है। सच कहूं गीता, मुझे लगा था तुम सपना देख रही हो, लेकिन आज मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी हिम्मत और सोच ने हमें ये नया घर दिया। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अगर तू जंगल ला जाती तो हम अब भी तपती झोपड़ी में जल रहे होते। अम्मा, ये सब मिलकर हुआ है, सब ने मेहनत की है, तभी तो ये घर बना। बच्चे झरने के पास पानी में पैर डालकर खेलते हैं। ये तो बिल्कुल हमारी अपनी नदी जैसा है। हाँ बेटा, अब से ये झरना हमारा स्विमिंग पूल होगा। जब भी गर्मी सताएगी हम यहीं आएंगे। और मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी। सबको दिखाऊंगी कि हमारा घर पहाड़ के अंदर है। अरे बिटिया, पहले खुद तो आराम से जी लो, दोस्तों को बाद में बुलाना। रात गहराती है। बाहर गर्मी अब भी तड़पाती है, लेकिन पहाड़ों के बीच इस ठंडे घर में परिवार चैन की नींद सोता है। गरीब परिवार की जिंदगी में पहली बार गर्मी से राहत आई है। गांव में अब भी लोग गर्मी से परेशान हैं। बच्चे रोते हैं, बुजुर्ग हांफते हैं
और घरों में आग सी तपिश फैली हुई है। तभी खबर फैलती है कि रामू का परिवार पहाड़ों के बीच ठंडे घर में रहने लगा है। कुछ गांव वाले उनके पास पहुंचते हैं। अरे रामू भाई, सुना है तुम लोगों ने पहाड़ काटकर ठंडा घर बना लिया है। हाँ भाई, देख लो, अब हमें गर्मी तंग नहीं करती। अरे वाह, झरना भी है यहाँ और ये ठंडी हवा, ये तो किसी महल से कम नहीं। महल तो नहीं, लेकिन गरीबों का सपना जरूर है, मेहनत से बनाया है। ये सब मेरी बहू का कमाल है। उसी ने ये जगह खोजी, वरना हम भी आग में झुलस रहे होते। रामू भाई, तुमने तो हम सबको नई राह दिखा दी। अब हम भी अपने घर यहीं बनाएंगे। बिल्कुल, ये पहाड़ सबके लिए है। ठंडी हवा और झरना किसी एक का नहीं। सही कहा, जब मिलकर रहेंगे तभी असली सुख मिलेगा। धीरे धीरे पूरा गांव इस पहाड़ी इलाके में बसने लगता है। सब मिलकर झरने के पास घर बनाते हैं। बच्चों के लिए तालाब बनता है और गुफाओं में ठंडी रसोई। गरीब गांव अब तपती गर्मी से बचकर पहाड़ों के बीच ठंडे मोहल्ले में बदल चुका है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें ये जगह दिखाई। और मेरी गीता का भी, जिसने हमें उम्मीद दी। ये सब परिवार और गांव की मेहनत है। अब गर्मी चाहे जितनी भी हो, हम सब ठंडे दिल और दिमाग से जिएंगे। सब हंसते हैं, बच्चे पानी में खेलते हैं और ठंडी हवा पूरे पहाड़ में गूंजती है। और इसी तरह गरीब परिवार गर्मी में अपनी असली ठंडक ढूंढ ही लेता है। संगमपुर, एक छोटा सा पहाड़ी शहर जहां लोग पत्थर काटकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। यहाँ की पहचान थी ऊंची चट्टानें और मेहनती लोग। अरे भाई, बारिश फिर से शुरू हो गई। ऊपर से सरकार वाले भी कह रहे हैं कि शहर खाली करना पड़ेगा। हाँ, कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, हमारी मेहनत हमारी छत सब छीन लेंगे। अब हम जाएंगे कहाँ? ये सब हमारी ही मेहनत है और काम हो जाने के बाद हमें ही बेघर कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में घर उजड़ जाएगा तो कहाँ पनाह मिलेगी। कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ। हमें अभी से ही कहीं ना कहीं जगह देखनी होगी, क्योंकि मौसम के हालात खराब हो गए तब कहीं भी आना जाना मुश्किल ले सकता है। हाँ, आज शाम को ही हम सब आसपास की कोई जगह जमीन देखने चलते हैं। कहीं तो मिल ही जाएगी जगह जहाँ हमारा पूरा शहर बस सके। सब लोग अपने घरों के लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कब उन्हें अपना घर खाली करना पड़ सकता है। उसी शाम लोगों का शोर, चिंताएं, आसमान गरजता है। शहर में सरकारी अफसर आते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। सुन लो सब, यहाँ टूरिज्म प्रोजेक्ट बनेगा। 2 दिन में ये इलाका खाली करो। यहाँ का जो चट्टान काटने का काम था वो अब तुम लोगों का पूरा हो गया। ठीक है साहब, एक काम पूरा हो गया। अब हम लोगों को कहीं और भेज रहे हो ना? कहीं और भी हमारी जरूरत होगी। नहीं नहीं, अब कहीं जरूरत नहीं है। अब ये जगह है, खाली करो। ये क्या कह रहे हो आप अफसर जी? 4 साल से हम सब यहाँ रह रहे हैं। हम सब ने यहाँ कितनी मेहनत करी है। ये वादियाँ, ये चट्टानों का आकार हमने दिया है। आप हमें बेघर कर रहे हो? ठीक है, आपकी मर्जी, पर हमारे बारे में भी तो सोचो ना। मौसम बदल रहा है, बारिश शुरू हो जाएगी। हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। हम सब कहाँ जाएंगे? तुम सब कहाँ जाओगे? ये हम लोगों की परेशानी नहीं है। और तुम लोग यहाँ काम कर रहे थे तो कोई मुफ्त में नहीं कर रहे थे। इस काम के तुम सबको पैसे मिले हैं, तो अब ये रोना गाना क्यों कर रहे हो? ये जगह खाली कर दो 2 दिन में, वरना मजबूरी में पुलिस हटाएगी। ये अन्याय है। हम गरीब कहाँ जाएं? बच्चों का क्या होगा? साहब, बरसात में हमें घर से निकाल दोगे? हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, पर हमें बरसात तक यही रुकने दो। उसके बाद हम सब खुद ही चले जाएंगे। आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। बस अभी हमारी भी परेशानी समझो। ये ऊपर का आदेश है, हमें केवल पालन करना है। देखो, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मुझे भी आप लोगों से पूरी हमदर्दी है, पर आगे से आदेश आया है, इसमें मैं भी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये बात आपको भी पता थी कि आज नहीं तो कल आपको जगह खाली करनी ही पड़ेगी। आप सही कह रहे हो, लेकिन देखिए, ऑर्डर तो आ ही गए हैं। अब इस बात पर कितनी भी देर तक बहस कर लो, कोई फायदा ही नहीं है। इसमें आप लोगों की ही भलाई है। समय रहते ही जगह खाली कर दो, कहीं दूसरी जगह देख लो। अफसर की बात सुनकर लोग रोते पीटते हैं। 2 दिन बाद बारिश भी काफी होने लगती है। बारिश में लोग सामान लेकर निकलते हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी भीगे हुए हैं।
देखो जी, कितना दुख है। बरसात ने पहले ही सब कुछ खराब कर दिया, अब घर भी छिन गया। बच्चे बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। बड़ी सी पन्नी है, ओढ़ने को तो दे दी, लेकिन वो भी फटी हुई है। कितना ही बचा लेगी। हिम्मत रखो, हम मेहनती लोग हैं, कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। वैसे भी अब तो हमारा कोई ठिकाना है ही नहीं, तो हमें जहाँ जगह मिली वहीं हम ठिकाना बना लेंगे। बेटा, उम्र भर पत्थर काटे, अब बरसात में सिर छुपाने को भी जगह नहीं बची। अरे माँ जी, आपने ये सामान क्यों ले रखा है? दीजिए मुझे, मैं पकड़ लेती हूँ। सभी लोग धीरे धीरे पहाड़ों की पस बढ़ते हैं। रामू और उसकी बहू बीवी सामान उठाए चट्टानों के पास रहने की जगह ढूंढते हैं। तभी नीतू कुछ देखती है। सुनिए जी, उधर देखो, उस बड़ी चट्टान के पीछे कुछ अजीब सा रास्ता दिख रहा है। अरे हाँ, लगता है कोई गुफा होगी। अरे चलो सब वहाँ चलकर देखते हैं, वहाँ कुछ है। सब लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं। टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ चमकदार चट्टानें दिखती है। अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। ऊपर से दरारों से रोशनी भी आ रही होती है और कुछ जगहों से पानी टपक रहा होता है। लेकिन कई जगह ऐसी भी सूखी होती है कि वहां पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची हो। वाह, ये तो पूरा महल जैसा है। देखो, ऊपर से रोशनी भी आ रही है और पानी भी टपक रहा है। यहाँ तो हम रह सकते हैं। यहाँ बरसात की भी समस्या नहीं होगी और जगह भी इतनी सारी है। यहाँ तो हम सब अपना अलग शहर बसा सकते हैं। हाँ, यही हमारी नई दुनिया होगी। भाइयों बहनों, सरकार ने हमें उजाड़ दिया, लेकिन ये गुफा हमें नई जिंदगी दे सकती है। क्यों ना हम सब मिलकर यहीं अपना नया शहर बसाएं? हाँ, यही सही है। हम पत्थर काटना जानते हैं। अब तक हमने न जाने ऐसे ही कितने ही चट्टान काटकर लोगों के लिए रास्ता बनाया है, नई नई जगह सब दी है। लेकिन अब बारी है अपने शहर की। हम हर बार यहाँ वहाँ बस घर के लिए भटक तो नहीं सकते हैं ना। अब हम अपना हुनर दिखाएंगे और यहीं अपना अलग शहर बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार भगवान ने हमारी सुनी ली। लोग पत्थर तराशते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। गुफा में गूंज उठती है हथौड़ों की आवाज। आज तक जब भी काम करता हूँ थकान भी होती रहती है, लेकिन आज तो बिल्कुल थकान महसूस ही नहीं हो रही। अपने घर के लिए किस बात की थकान? अरे अब तो हम अपना शहर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, और अपने घर के लिए थकान नहीं बल्कि ऊर्जा और हिम्मत आती है। अरे सुनो तो, चूल्हा यहाँ बनाना ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि धुआं यहाँ से ऊपर चले जाएगा। क्योंकि अगर धुआं यहीं रहेगा तो हम सबको सांस लेने में भी तो परेशानी होगी। हाँ, ये सही रहेगा। अरे सब ये भी सुनो, हमारी गुफा के बाहर कुछ पेड़ हैं। अभी 1-2 महीने तो हम वहां से ही लकड़ियां काट लेंगे। लेकिन साथ ही हमें और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर में जंगल भी है, वहां से फल आ जाया करेंगे। सब लोग दिन रात एक कर देते हैं। कुछ दिनों बाद चट्टानों वाले पहाड़ की गुफा के अंदर एक पूरा शहर बन जाता है। घर, चूल्हे, पानी का इंतजाम, बच्चों की खेल की जगह। यूं ही मेहनत से गुफा की दीवारों के बीच एक नया शहर बस गया, चट्टानपुर। देखो माँ, बारिश भी हमें नहीं भिगा सकती अब तो। यहाँ बाहर की हल्की रोशनी, मशाल की रोशनी भी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब हमारे पास सुरक्षित छत है और वो भी अपनी। अब हमें यहाँ से तो कोई भी नहीं निकाल सकता है। आज से हम बेघर नहीं बल्कि चट्टानपुर के निवासी हैं। सब लोग अब खुशी खुशी चट्टानों वाले पहाड़ की गुफा में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे उनका रहन सहन भी ठीक हो गया था। अरे चलो भाई लोग, जब से हम सबको अपना घर मिला है, अपनी छत मिली है, हमारी तो सारी समस्या ही दूर हो गई। अब तो हम आदमी लोग काम पर जा सकते हैं और हमारी पत्नियां यहाँ घर संभालती हैं। वैसे होती तो यही है जिंदगी, लेकिन अपना घर नहीं था, इसलिए हम सब ही पहले मेहनत करते थे। पर हमें नहीं पता था, जिस तरह हम सबको एक साथ बेघर होना पड़ा, उसी तरह बारिश में मुश्किलों का सामना करते हुए चट्टानों वाले पहाड़ों के अंदर गुफा में हम सब अपना नया शहर बसा भी पाएंगे। ये तो होना ही था काकी। मुसीबत अपने साथ हल भी लेकर आती है, बस देखना होता है। हम सब के सिर पर भी मुसीबत आई थी और हमने हल की तरफ ध्यान दिया। अच्छा भाई, अब सब लोगों की बातें हो गई हों तो हम सब अब काम पर जाएं। हाँ भाई जाओ, घर मिल गया है, लेकिन पेट के लिए तो काम जिंदगी भर ही करना पड़ेगा ना। सब लोग बहुत खुश थे। सबके लिए ये जैसे सपना ही था। धीरे धीरे आसपास के शहर में भी चट्टानपुर काफी प्रचलित होने लगा। लोग वहां आने भी लगे।
वहीं बहुओं ने मिलकर अपना ढाबा भी शुरू कर लिया। ये बहुत सही रहेगा। हमारे इस शहर में लोग आना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। अगर यहाँ उन्हें खाना भी मिलने लगे तब वो और ज्यादा समय रुकना पसंद करेंगे। हाँ, और ढाबे से तो हमारा रोजगार ही बढ़ेगा। अब हम सब औरतें काम नहीं करती हैं, लेकिन अपने घर से ही हम काम कर सकती हैं। कुछ महीने बाद सरकारी अफसर और टूरिस्ट आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो किसी पुराने जमाने के गुफा महल जैसा है। अब समझ आया कि लोग आखिर क्यों इस जगह की इतनी तारीफ कर रहे थे। अच्छा हुआ मैं भी यहाँ आ गया, वरना इतनी अच्छी जगह देखने को नहीं मिलती। हमने तो इन्हें उजाड़ा था, मगर इन्होंने तो गुफा में शहर खड़ा कर दिया। ये तो हमारे प्रोजेक्ट से भी ज्यादा अनोखा है। बिल्कुल सही कहा साहब, हम मुसीबत में थे और आपने मुसीबत में ही छोड़ दिया, इसलिए हम खुद खड़े हो गए। अब सरकार भले ही लोगों के घर उजाड़ दे, मगर इंसान की मेहनत और हिम्मत कभी उजड़ती नहीं। बारिश ने इन्हें बेघर किया, लेकिन चट्टान की गुफाओं ने इन्हें नया घर दिया, और इस तरह चट्टानपुर बन गया दुनिया का सबसे अनोखा शहर। आनंदपुर गांव एक काफी खुशहाल गांव होता है। वहां हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर ही रहता है। शाम के समय बच्चे खेल रहे होते हैं, गांव के लोग अपने कामों में लगे होते हैं। अरे बच्चों, शाम हो गई है, खेलते ही रहोगे क्या? पढ़ाई नहीं करनी? अरे भाभी जी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, अब कहाँ इन्हें पढ़ाई करनी होगी। अरे भाई साहब, आप तो शहर गए थे ना, शहर से कब आए? शहर गया था, काम हो नहीं पाया और उम्मीद भी नहीं थी कि काम होगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने गांव ही चलूं। अभी कुछ देर पहले ही आया हूं भाभी जी। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप सफर तय करके आए हैं, घर में भी कोई नहीं है आपके, आप हमारे घर ही खाना खाइएगा। भाभी जी, आप क्यों खाम का तकलीफ उठा रही हैं, मैं बना लूंगा खाना। भाई साहब, अब हम क्या पराए लोग हैं जो आप ऐसे कह रहे हैं? अरे हमारा पूरा गांव तो एक परिवार ही है। आप कल खुद बना लीजिएगा खाना, लेकिन आज तो हमारे घर ही आना होगा। अगर आप नहीं आओगे तो देख लेना, हमारा व्यवहार खराब हो सकता है। कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो अपनापन इस गांव में आकर मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। ठीक है भाभी जी, मैं आ जाऊंगा खाना खाने। ऐसा है आनंदपुर गांव, जहां लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसे अब कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लो फिर, बरसात का मौसम शुरू हो गया। अरे सब लोग अपनी अपनी छतों को अभी ठीक कर लो। अगर एक बार बारिश शुरू हो गई ना, तब तो 2-3 महीने भारी ही होंगे। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। वैसे हमने तो अपने घर की पन्नियाँ भी जमा कर ली है, सारा सामान उसमें ही है, मेड भी बना दी है। बस यही चाहती हूँ मैं कि बारिश ज़्यादा ना हो, वरना खेत के साथ साथ हमारे घर के हाल भी बेहाल हो जाएगा। हाँ काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस उतनी ही बारिश हो जितनी हमारे खेतों को ज़रूरत हो, वरना पल में सब खत्म हो जाता है। रात के समय अचानक से मौसम बदलता है और काफी जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश हो रही है, मौसम पूरा ठंडा हो गया, वरना गर्मी ने भी खूब आतंक मचाया था। हाँ अम्मा, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। खेत भी सूख रहे थे सबके, अब मिट्टी को भी नमी मिली होगी। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, गांव में हमारा ही घर सबसे ऊंचा है, बस बारिश में किसी को परेशानी ना हो। हाँ अम्मा, ये तो सही कह रही हो। चलो बिस्तर लग गया है, आओ सो जाओ अम्मा। सब लोग अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, लेकिन 2 दिन हो गए और अब भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के हर घर में पानी घुसने लगा था। मिट्टी की दीवारें भी अब बहने को तैयार थीं। बिजली की कड़क, टपकती छत, बच्चे रो रहे थे, औरतें जरूरी सामान जमा कर रही होती है। हे भगवान, अरे शीला, मेरे घर में तो पूरा पानी भर गया है, खाने पीने का सामान भी सब भीग रहा है। तुम्हारे घर में थोड़ी जगह है क्या? मैं अपने बच्चों को भेज दूं? नहीं नहीं, यहाँ भी पानी भर गया है, घर में सब तैर रहा है, चूल्हा भी बुझ गया। भगवान, ये कैसा कहर बरसा रहे हो हमारे ऊपर। ये लो, अपने बच्चों को रोटी खिला दो, मैंने ज्यादा ही बना ली थी, मुझे लग रहा था बारिश नहीं रुकने वाली है। भूखे होंगे ना तुम्हारे बच्चे। हर कोई बारिश की वजह से परेशान हो रहा था। सबके घरों में घुटनों से ऊपर पानी आ रहा था। सीमा और खुशी दोनों बहुएं अपने परिवार के साथ गांव के लोगों को जमा करती हैं। कहीं से मदद नहीं आएगी, पंचायत का प्रधान तो खुद शहर भाग गया। ये बरसात तो हमारे जीते जी पूरा गांव निकल जाएगी।
आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर शारदा काकी के घर चलते हैं। हमारे गांव में उनका घर ही सबसे ऊंचे पर बना है, वहां हम सब सुरक्षित भी रहेंगे। अरे हाँ हाँ, खुशी बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम अपने ही घरों में रहे तो ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम सब वहीं जाएं। एक काम करिए, सब आदमी लोग बच्चों को लेकर जाइए और सारी औरतें अपने घर का राशन जितना भी सही सलामत बचा है वो लेकर आइए शारदा काकी के घर। बारिश का कुछ पता नहीं है, हालात और भी खराब हो सकते हैं। दोनों बहुओं की सब बात मान लेते हैं और उनके कहे के अनुसार ही करते हैं। सब शारदा काकी के घर आ जाते हैं। बारिश अब भी थमी नहीं। लोगों के कच्चे ख्वाब और दीवारें दोनों बह रहे थे, लेकिन मुसीबत फिर खड़ी हो गई थी। अब हम सब क्या करें? हमारे घर में भी पानी भर रहा है, पानी का स्तर लोगों की कमर तक आने लग रहा है, हमारे घर में भी घुटने तक आ गया है। रेडियो पर खबर भी आई है कि बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं है। हे भगवान, हमारे बच्चों का क्या होगा? अब हम सब क्या करें, कहाँ जाएं? देखिए, रोने या यहाँ परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। पानी का स्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। हम सबको अभी के अभी यहाँ से चलना चाहिए। आसपास के गांव में भी बारिश हो रही होगी, लेकिन अगर हम यहाँ से सही सलामत निकल गए तो कहीं ना कहीं कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब और नहीं इस गांव में रहना, मौत को बुलावा है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। जंगल के रास्ते से चलते हैं, क्योंकि समतल जगह में नाली गड्ढे भी मिल सकते हैं। सब गांव वाले दोनों बहुओं की बात मान लेते हैं और गांव से निकलने लगते हैं। किसी ने सर पर पन्नी ओढ़ी थी तो कोई तरपाल लेकर ही चल रहा था। जरूरत का सामान लेकर सब निकल पड़ते हैं। काफी देर तक सब लोग चलते रहते हैं। तेज बारिश के बीच लोग पैदल सफर कर रहे थे। काफी देर बाद सब थक चुके हैं। बच्चे रो रहे होते हैं। अब बस नहीं चला जाता। माँ, अब मैं भी नहीं चल पाऊंगी, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और ठंड भी लग रही है। नहीं नहीं, हम सब ऐसे ही नहीं हिम्मत हार सकते हैं। अरे अभी तो और चलना है। नहीं बहू, अब हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं है। बारिश की वजह से वैसे भी चलने में परेशानी हो रही है, ऊपर से हम कब से चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। अब हमसे नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप सब यही रुकिए, मैं और सीमा देख कर आते हैं। दोनों बहुएं आसपास देखने लगती है और कुछ देर में भागकर सबके पास आती है। वो देखो, वो बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, उसकी टहनियाँ भी कितनी मजबूत लग रही है। उसकी टहनियाँ तो ऐसे फैली हैं जैसे किसी ने छत बना दी हो। बिल्कुल सही कहा शीला भाभी आपने। क्यों ना हम सब यही बस जाए। ये पेड़ हमारा नया गांव बन सकता है। पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी टहनियाँ भी काफी मजबूत और फैली हुई हैं। अब तक हम लोग तुम दोनों की ही बात मानकर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अब लग रहा है बारिश का पानी तुम दोनों के दिमाग में ही चला गया है। अरे पेड़ की टहनियों पर गांव कैसे बस सकता है? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है? दूसरा गांव बहुत दूर है, बारिश भी रुक नहीं रही है, पेड़ ऊंचाई पर है, टहनियाँ मजबूत हैं, तो क्यों नहीं हम सब यहाँ अपना गांव बसा सकते हैं शीला। पेड़ पे घर, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसे घर तो हमारे समय से भी पहले बनाए जाते थे, पर होते बहुत मजबूत थे। आप सब बस एक साथ मिलकर हमारा साथ दे दो, दूसरा कोई रास्ता तो वैसे भी नहीं है हमारे सामने। गांव वाले दोनों बहुओं की बात मान लेते हैं। पूरे दिन सब लोग पेड़ की मोटी शाखाओं पर रस्सियां, बांस और तिरपाल लगाने लगते हैं। बहुएं पेड़ पर चढ़ती हैं, रस्सियों से झूले जैसी झोपड़ी बनाती हैं। शीला, इधर बांस बांधो और खुशी वो बोरी का पर्दा लगा दो। ये तो झोपड़ी से भी बेहतर लग रहा है। आप सब लोग ऊपर आ जाओ, सीढ़ियाँ पीछे की तरफ है हरिया भैया। आप सबको एक एक करके ले आओ और अलग अलग टहनियों पर भेजना। इतनी टहनियाँ हैं, आराम से हमारा गांव बस जाएंगे। तरपाल घर सब बन गए हैं। ठीक है भाभी। धीरे धीरे सब गांव वाले टहनियों के घर में आ जाते हैं। अब भी बाहर बारिश हो रही थी। खुशी और सीमा सबको चाय और कुछ फल देती है। ये लीजिए, सबको ठंड लग ही रही होगी, सबके कपड़े गीले हैं, चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा। और ये फल भी है। ये फल और चाय यहाँ कैसे मिले? अम्मा जी, चाय और खाने पीने का सूखा सामान हम सब औरतें पन्नी में लाई है, और जब टहनियों पर गांव बसा रहे हम तो रसोई कैसे भूल जाते हैं। फल तो यही जंगल से मिले हैं। और सबको ठंड ना लगे इसलिए कोयले की आग रखी है हर टहनी के घर में। सब लोग अब आराम से टहनियों वाले घर में आराम से रह रहे थे। किसी को भी बारिश से कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ दिनों बाद बारिश कम होने लगती है और पानी का स्तर भी कम होने लगता है।
और देखो, नीचे पानी का स्तर कम हो रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। पेड़ पे घर। अगर आप दोनों नहीं होती तो एक साथ हमारा पूरा गांव पानी में बह जाता। तभी गांव का मुखिया भी वहां आता है। माफ करना बहुओं, तुमने कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। मुझे गर्व है अपनी दोनों बहुओं पर। और हमें भी। एक पेड़ जो वर्षों से सिर्फ छाया देता था, अब सिर पर छत भी बना। जब बारिश ने सब कुछ छीना, तब इन बहुओं ने आसमान में अपना आसरा बना लिया। वो पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो गांव बन गया, टहनीपुर, जहां हर शाख पर एक उम्मीद झूल रही थी। गांव के सब लोग काफी खुश होते हैं और अब इसी तरह हर बरसात में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है, सब लोग पेड़ की टहनियों पर बनाए घर में रहने लगते हैं। सुबह का समय, दूर खेतों में हरे भरे धान की बालियां झूम रही हैं, बच्चे तालाब में खेल रहे हैं, औरतें चौपाल पर बैठकर सब्जी काट रही हैं, गीत गा रही हैं। अचानक आसमान काला होने लगता है, बादल गरजते हैं, हवा तेज चलने लगती है। अरे ओ मालती, देखो फिर से आसमान घिराया है। अब की बार तो ज्यादा ही जल्दी बरसात शुरू हो गई। हाँ अम्मा, बादल बहुत भारी हैं। लगता है अब की बार पानी जल्दी झरेगा। बच्चे खेलते खेलते चिल्लाने लगते हैं। देखो, बिजली गिरी, बादल गरज रहे हैं। गांव के मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। रामू काका, शिवनंदन और लल्लन दादा आसमान को देखते हैं। हर साल यही होता है। जून आते ही काले बादल छा जाते हैं, फिर 3 महीने तक घर खेत सब डूब जाता है। हाँ, और हम लोग जानवर, राशन सब बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो हालात और खराब लग रहे हैं। सुनो साहब, हमें तैयारी करनी होगी। बरसात अब रुकने वाली नहीं। 3 महीने काम धाम छोड़कर बस घर में ही नहीं बैठ सकते हैं हम सब। महीना अभी शुरू हुआ है, हमारे पास कुछ दिन हैं, हम इनमें ही कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे बारिश शुरू होती है। औरतें कपड़े समेटती हैं, बच्चे अंदर भागते हैं। बारिश पहले हल्की, फिर तेज होती है। गांव की गलियां पानी से भरने लगती हैं। घरों के आंगन में कीचड़ भर जाता है। अरे, आंगन में पानी भर गया। जल्दी जल्दी सब बर्तन और अनाज भीतर कर लो। देखो, नहर का पानी भी गांव में घुस आया है। अब तो लग रहा है घर डूब जाएंगे। डरो मत, हर बार की तरह हम रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। गांव में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ सिर्फ बारिश और पानी। बच्चे डर कर अपनी माओ से लिपट जाते हैं। बूढ़े लोग घुटनों में हाथ रखकर आसमान देखते हैं। ये पानी तो 3 महीने तक रहेगा, लेकिन अब की बार हमें नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पानी भरने की वजह से हम 3 महीने रुक जाते हैं। बारिश को लगातार 3 दिन हो गए। आसमान धुंधला है। गांव की गलियों में कमर तक पानी भर गया है। औरतें चौपाल पर इकट्ठी होती हैं, लेकिन अब चौपाल आधा पानी में डूबा है। हे भगवान, हर साल यही हाल होता है। घर आंगन सब डूब जाता है। खाना बनाने तक की जगह नहीं बचती। और देखो, बच्चों को कहाँ रखें? छत पर बैठाकर दिन गुजारना पड़ेगा। रात को मच्छर खाते हैं, ऊपर से छत भी गीली ही रहती। मर्द लोग तो नाव पर बैठकर मछली पकड़ लेंगे, लेकिन हम औरतें न घर रहेंगी न चूल्हा। कैसे काटेंगे 3-3 महीने? अगर घर डूब ही जाना है तो क्यों ना हम घर को ही नाव पर चढ़ा दें। अरे, ये कैसी बात कर दी? नाव पर घर, वो भी पूरा का पूरा। सुनो बहनों, हर साल हम छत पर चढ़कर बाढ़ झेलते हैं। राशन खत्म हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। अगर हम सब मिलकर बड़ी बड़ी नावें बनाएं और उस पर छप्पर डालकर झोपड़ी बना लें, तो हमारा घर पानी में डूबेगा नहीं। ऐसा जापानी लोग करते हैं। जापान में भी खूब बारिश आती है, लेकिन वहाँ का रहन सहन चलता ही रहता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। 3 महीने अपनी जिंदगी को रोकना बड़ी बात है। बच्चों की पढ़ाई, हमारा रोजगार सब रुक जाता है। अगर नाव पर हम गांव बसाएंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो तय रहा, हम सब अपने पतियों से कहेंगे नाव बनाओ। इस बार गांव पानी में नहीं डूबेगा, बल्कि पानी पर तैरता गांव बनेगा। गांव की बहुएं ये सुझाव अपने अपने पतियों को बताती हैं और सबकी मदद मांगती हैं। अब मरता क्या ना करता, मुसीबत में सब आदमी लोग भी जुट जाते हैं। अरे भाई, अगर नाव मजबूत न बनी तो पूरा घर डूब जाएगा। काम जल्दी और सही होना चाहिए। हाँ काका, इस बार नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनेगी। बेटा लोग, याद रखो, ये नाव ही अब हमारा घर है। जितनी मजबूत नाव बनाओगे, उतना सुरक्षित हमारा परिवार रहेगा। ओ सुनो, लकड़ी कम पड़ गई तो हमारे दरवाजे खिड़कियां भी ले लो। बस नाव तैयार होनी चाहिए।
हाँ, छप्पर के बांस भी ले लो, छत तो वैसे भी डूब ही जाएगी। औरतों की आवाज सुनकर पुरुष और जोश से काम करने लगते हैं। हथौड़े की ठक ठक, लकड़ी के टकराने की आवाज और बारिश की बूंदें सब मिलकर माहौल को मेहनत और संघर्ष का रंग दे देते हैं। देखो, नाव तैयार हो गई, इसमें पूरा परिवार बैठ सकता है। हाँ, और अगर ऊपर छप्पर डाल दे तो ये नाव घर जैसी लगने लगेगी। देखो, हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। चूल्हा छोटा कर दिया है ताकि नाव पर रखा जा सके। राशन की बोरियां भी बांध दी गई हैं। नाव को पानी में धकेलते हैं। नाव धीरे धीरे तैरने लगती है। सबके चेहरे पर खुशी है। बच्चे खुशी से नाव पर चढ़ जाते हैं और हाथ हिलाते हैं। अरे देखो, हमारा घर तैर रहा है। सच है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। सुबह का समय, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। घरों की छतें पानी से झांक रही हैं। एक बड़ी नाव पर छप्पर डला हुआ है। अंदर लोग बैठे हैं। यही नया नाव वाला गांव है। औरतें चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चे कोने में बैठे हैं। उनके हाथ में मछली पकड़ने का कांटा है। बूढ़े लोग खाट पर बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। अरे धुआं कितना हो रहा है। इस छोटे चूल्हे पर रोटी सेकना भी एक अलग लड़ाई है। लेकिन अब यही तो घर है। पानी में डूबने से अच्छा है कि धुएं में ही सही रोटी तो मिल रही है। देखो माँ, हमारी नाव तो चूल्हे जैसी हिल रही है। मजा आ रहा है। हाँ, लगता है जैसे पूरा गांव समंदर में तैर रहा है। बच्चों की हंसी सुनकर माहौल हल्का हो जाता है। औरतें भी मुस्कुराने लगती हैं। बाहर पुरुष जाल फेंककर मछली पकड़ रहे हैं। अरे वाह, इतनी मछलियां तो नदी में भी नहीं दिखती। सही कहा काका, बाढ़ ही हमारा भोजन बन जाएगी। चावल हमारे पास पहले से है, मछली ये नदी दे रही है। भूख से तो अब कोई नहीं मरेगा। बारिश और बाढ़ जब भी आती है, पानी की वजह से मछलियां बहुत हो जाती हैं। रात का समय, आसमान और भी भारी हो गया है। हवा तेज चल रही है। नावें पानी की लहरों से हिल रही हैं। अंदर सब सोए हुए हैं, लेकिन अचानक बिजली कड़कती है। बच्चे डर कर उठ जाते हैं। माँ, नाव डूब जाएगी क्या? नहीं बेटा, डरो मत। ये नाव हमारा किला है। कोई लहर हमें नहीं डुबो सकती। बाहर पुरुष नाव को और कसकर बांसों से बांधने लगते हैं। शिवनंदन रस्सी खींच रहा है। रामू काका नाव को संभाल रहे हैं। हवा इतनी तेज है कि छप्पर हिलने लगता है। अरे, छप्पर को पकड़ो वरना उड़ जाएगा। सब मिलकर छप्पर दबाते हैं। औरतें भी नाव से रस्सी पकड़कर मदद करती हैं। बच्चों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। देखो, डरना नहीं है। ये सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नाव बच जाएगी। तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन अगले दिन एक और समस्या सामने आती है। पानी गंदा हो चुका है। नाव पर एक बच्चा खांस रहा है और बुखार से तप रहा है। अरे रामू, ये बबलू को क्या हो गया? शरीर तो जल रहा है। हाय दैया, अब बीमारी का कहर शुरू हो गया। डॉक्टर कहाँ से लाएं? सब जगह तो पानी ही पानी है। डरो मत सब लोग, इलाज यही होगा। हमारे पास दवाई कम है, लेकिन काढ़ा और घरेलू नुस्खे बना सकते हैं। अगर हम हार गए तो ये नाव बेकार हो जाएगी। वो नाव के कोने में तुलसी, अदरक और मसाले से काढ़ा बनाती है। औरतें मदद करती हैं। बच्चे को धीरे धीरे काढ़ा पिलाया जाता है। अरे देखो, बबलू का पसीना निकलने लगा। शायद अब बुखार उतर जाएगा। सुनो सब लोग, यही असली लड़ाई है। बाढ़ से नहीं, बीमारी और डर से हारते हैं लोग। लेकिन अगर हमारे औरत बच्चे हिम्मत दिखाएंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। यही नहीं, बल्कि अब हमें और नावें बनानी होंगी, क्योंकि एक नाव पर गांव बसेगा तो तैर ही नहीं पाएगी। ज्यादा नावें होंगी तो हम सब उसमें आराम से रह भी सकते हैं और जरूरत के लिए यहाँ वहां जा भी सकते हैं। सब लोग सिर हिलाते हैं। नाव पर फिर से जीवन की हलचल शुरू हो जाती है। ऐसे ही कई और नावें बनाई जाती हैं। धीरे धीरे हर परिवार का अपना नाव का घर हो जाता है। याद रखना, नाव सिर्फ लकड़ी की नहीं होती। नाव हिम्मत और भरोसे से बनती है। जब तक भरोसा है, हम डूबेंगे नहीं। आसमान साफ है। 3 महीने की बारिश और बाढ़ अब थम चुकी है। पानी धीरे धीरे उतर रहा है। दूर गांव के जमीन और खेत दिखाई देने लगे हैं। नाव पर बैठे लोग उत्साह और राहत से भरे हुए हैं। अरे देखो, पेड़ों की जड़ें दिखने लगी। अब तो गांव फिर से बाहर आ जाएगा। सच, अब हम फिर से मिट्टी पे खेल पाएंगे। 3 महीने तक यही नाव हमारा घर थी।
न जाने कितना डर और दुख देखा, लेकिन अब लगता है जैसे नई जिंदगी मिल रही है। हाँ, नाव भी हमारी यादों का हिस्सा बन गई है। अब मिट्टी का घर भी होगा और पानी का घर भी। पुरुष नाव को किनारे की ओर धकेलते हैं। नाव जमीन से टकराती है। सब लोग खुशी से उतरते हैं। बच्चे मिट्टी पर लौटने लगते हैं। औरतें जमीन को छूकर माथे पर लगाती हैं। सुनो सब लोग, नाव ने हमें सिखाया कि डर से भागने से अच्छा है उसका सामना करना। अगली बार बाढ़ आएगी तो हम पहले से तैयार रहेंगे। हमारा गांव मिट्टी पर भी रहेगा और पानी पर भी। बाढ़ हर साल आती है, घर उजाड़ देती है, खेत बहा ले जाती है, पर जिनके दिल में हिम्मत हो, जिनके पास नाव जैसी सोच हो, उन्हें कोई तूफान नहीं हरा सकता। क्योंकि गांव मिट्टी का हो या पानी का, असली गांव तो लोगों की एकता और उम्मीद से बसता है।